नमस्कार साथियों, अवसर एकेडमी परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं विजय चौधरी आपके साथ आने वाले दिनों में राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित विषय के बारे में बात करने वाला हूं। और राजस्थान ज्योग्राफी जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और साथ ही साथ एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है। तो इस विषय का अपन बड़े अच्छे तरीके से और बड़े गहन तरीके से और बहुत ही विस्तार से बात करने वाले हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि भाई राजस्थान ज्योग्राफी जो है ये किस प्रकार से पढ़ेंगे और कैसे किस तरीका होना चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल, अगर हम राजस्थान भूगोल को देखने की कोशिश करें तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो राजस्थान जो है इसका भौगोलिक एरिया किस प्रकार का है, यानी राजस्थान जो है इसकी फिजिकल पृष्ठभूमि जो है ये किस प्रकार की है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो राजस्थान ज्योग्राफी में वैसे खूब सारे टॉपिक हम आने वाले समय में पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से नंबर 1 टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। सामान्य परिचय की बात करेंगे। राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसे हम कहेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। राजस्थान ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट का अपन बहुत ही विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो हम कहते हैं कि भी जब हम किसी स्टेट के या फिर किसी कंट्री के या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट के सामान्य परिचय की जब हम बात करते हैं तो सामान्य परिचय के अंतर्गत हमें किसी व्यक्ति से या किसी स्टेट से या फिर किसी कंट्री से क्या अपेक्षा रहती है, हम क्या जानना चाहते हैं। तो हम कहते हैं सबसे पहली जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं या किसी स्टेट के बारे में बात करते हैं या फिर किसी कंट्री के बारे में बात करते हैं या फिर हम कहते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं, तब हमारी सबसे पहली अपेक्षा ये रहती है कि भाई हम ये जानना चाहते हैं कि भाई संबंधित स्टेट या फिर संबंधित कंट्री जो है या फिर संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम क्या है। तो हम कहते हैं कि भाई जब हम सामान्य परिचय की बात करते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि भाई हम ये जानना चाहते हैं कि भाई संबंधित स्टेट का नाम क्या है या फिर संबंधित स्टेट को किस किस टाइम में किन किन नामों से जाना गया है। जब हम राजस्थान के सामान्य परिचय की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि भाई राजस्थान को अलग अलग टाइम में अलग अलग नामों से जाना गया है। आप बात करोगे आगे, आप कहोगे कि भाई राजस्थान जो है इसको रामायण काल में किस नाम से जाना गया। राजस्थान जो एरिया है अपना, ये जो राजस्थान वाला एरिया जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है, डेजर्ट रीजन है। तो डेजर्ट रीजन है इसके कारण इसके और अलग नाम है। उसके बाद में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि भाई राजस्थान जो हमारा एरिया है, इस राजस्थान वाले एरिया को अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया, अलग अलग नामों से जाना गया। तो ये भी हम विस्तार से बात करेंगे। तो हम कहते हैं कि भाई जब हम किसी व्यक्ति के बारे में या किसी स्टेट के बारे में या किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जब परिचय की बात करते हैं तो सबसे पहला जो बिंदु आता है जिसे हम कहते हैं नामकरण। नामकरण, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम कहेंगे नॉमिनेशन। उसके बाद में नामकरण को जब हम विस्तार से देखेंगे तो उसके बाद में अगला जो बिंदु होगा जिस पर हम बात करेंगे उसका नाम होगा उत्पत्ति। संबंधित जो स्टेट है यानी राजस्थान, इस राजस्थान का ओरिजिन कैसे हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे। और राजस्थान के ओरिजिन के संदर्भ में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि भाई जो है राजस्थान स्टेट जो है
ये फिजिकली रूप से किस प्रकार से बना है। जैसे आप बात करोगे राजस्थान जो है, इसका जो फॉर्मेशन है अल्फ्रेड वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है, जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको विस्तार से जानने की कोशिश करोगे। और इस अल्फ्रेड वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में विस्तार से यह बताया गया है कि भाई हमारा जो स्टेट है, हमारा राजस्थान जो है, किस प्रकार से बना है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो हम आगे बात करेंगे। राजस्थान जो है, इसका निर्माण गोंडवाना लैंड व तैतीस सागर से माना जाता है, इसकी विस्तार से बात करेंगे। तो आप कहोगे कि भाई दूसरा जो बिंदु है जनरल इंट्रोडक्शन में किसकी बात की जाती है, तो आप कहोगे संबंधित स्टेट यानी राजस्थान, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी बात करने वाले। ओरिजिन या उत्पत्ति। जब आप उत्पत्ति की विस्तार से बात करोगे तो उसके बाद में एक और बिंदु पर बात करनी होती है, जैसे आप कहोगे स्थिति, लोकेशन। स्थिति यानी लोकेशन। कई बार आप बड़े मजाक के अंदाज में अपने मित्रों के साथ डिस्कस करते हो कि भाई जब कोई नया नया दोस्त हमारे यहाँ जयपुर में कोचिंग करने के लिए आता है, तब हम बड़ा रेस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ उसको नया नया कोचिंग ज्वाइन करवाते हैं। उसके बाद में हम उनको या तो कोई पीजी दिलवाते हैं या फिर रूम दिलाने में बड़ी हेल्प करते हैं। हम कहते हैं जब कोई ऐसा अनजान दोस्त जिसकी लोकेशन आपको पता नहीं है, उसने रूम लिया है, लेकिन ये कि भी कुछ दिन बाद आपको कॉल करता है कि दोस्त मैंने यहाँ जयपुर में रूम लिया है और इस रूम का आज मैं उद्घाटन करना चाहता हूं और आपको पधारना है। तो आप बड़े खुश होते हो और आपको टाइम और बताता है। वो कहता है देख 7 बजे तुम्हें आना है, लेकिन जैसे ही आप 7 बजे तैयार होते हो और कॉल मिलाते हो, फोन स्विच ऑफ आता है। तो आप कहते हो बड़ी मजाक कर ली, लेकिन बात यह है कि भी उसका फोन लग नहीं रहा है, तो आप मन ही मन सोच रहे हो कि भी गलत हो गया। लेकिन जैसे ही 7 बजते हैं तो तुरंत आपके पास फोन आता है कि भाई देखिए मित्र, मैंने तेरे को पार्टी पर इनवाइट किया था, तू आया ही नहीं। तो फिर आप एक ही जवाब देते हो कि भाई देख सब कुछ बातें तेरी मान ली, तू पार्टी देना चाहता है, तेरे रूम का उद्घाटन करना चाहता है, सब कुछ बातें मान ली, लेकिन तैने हमें जो मूल बात है उसके बारे में तो बताया ही नहीं। तेरा जो रूम है वो किस जगह पर है, तेरी लोकेशन क्या है। तो इंपॉर्टेंट बिंदु जो है ये परिचय में एक ये भी माना जाता है जिसे हम कहते हैं लोकेशन, स्थिति। जब हम लोकेशन की बात करते हैं तब हमें 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। एक बात करें जिसे आप अक्षांश कहते हो, लैटिट्यूड कहते हो। दूसरा जो बिंदु है जिसे आप कहो लॉन्गिट्यूड। यानी कुल मिला के बात यह है, जब हम अक्षांश की बात करेंगे तब हम विस्तार से बात करेंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है। जब आप देशांतर की बात करोगे तब आप ये भी बात करोगे राजस्थान जो है लॉन्गिट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से किस जगह पर स्थित है। यानी कुल मिला के बात यह है, राजस्थान की जब स्थिति की बात की जाती है तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है। कौन कौन सी 2 बातें हैं, तो आप कहोगे राजस्थान का एक तो हमें अक्षांशीय स्थिति के बारे में पता होना चाहिए, यानी अक्षांश के बारे में पता होना चाहिए। इंग्लिश वाले बंदे इसे कहते हैं लैटिट्यूड। अगर हम दूसरे बिंदु की बात करें तो इसे हम लोग कहेंगे देशांतर, जिसे आप कहोगे लॉन्गिट्यूड। इन दोनों को जब मिलाया जाता है, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तब आप कहते हो एक बात और क्लियर हुई है जिसे आप कहते हो स्थिति, लोकेशन। उसके बाद में इस सामान्य परिचय के अंतर्गत एक और बिंदु पर चर्चा की जाती है जिसे हम लोग कहते हैं विस्तार, एक्सटेंशन। विस्तार
एक्सटेंशन। आप कहोगे जब हम विस्तार की बात करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो ये पढ़ना होता है कि भाई विस्तार में क्या पढ़ेंगे, एरिया, संबंधित स्टेट का एरिया क्या है। जब हम राजस्थान की बात करेंगे तो हम कहेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है। उसके बाद में क्या पढ़ने वाले, उसके बाद में हम देखेंगे कि भाई राजस्थान जो स्टेट है इस स्टेट की तुलना करेंगे कि भाई राजस्थान जो स्टेट है विश्व के कौन से देशों से बड़ा है या किसके बराबर एरिया रखता है। उसके बाद ये भी देखेंगे कि भाई हमारा जो स्टेट है इस स्टेट में एरिया के हिसाब से सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। उसके बाद में ये भी देखेंगे एरिया के हिसाब से सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट कौन से। अभी कुछ टाइम से विद्यार्थियों के दिमाग में एक प्रश्न ये भी चल रहा है, जो हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे क्या ये ज्योग्राफी पुराने जिलों के हिसाब से पढ़ रहे हैं या फिर नए जिलों के हिसाब से पढ़ रहे हैं। इस प्रकार का कंफ्यूजन भी आपके दिमाग में आता होगा, लेकिन ये कंफ्यूजन भी आपका क्लियर कर रहा हूं, इस प्रकार का कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। हम वो डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या बात करेंगे, हम कहेंगे 41 जो जिले हैं अभी इनको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, और अभी जो वर्तमान में 7 संभाग है इनको ध्यान में रखते हुए पढ़ने वाले। तो इस प्रकार का जो कंफ्यूजन है उसको भी दूर करके चलना है, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ने वाले। तो आप कहोगे जब विस्तार की बात करते हैं, एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो इस पर 3 बिंदु देखे जाएंगे। राजस्थान का एरिया क्या है, राजस्थान की आकृति कैसी है, और राजस्थान की सीमा कौन कौन से स्टेट के साथ लगती है या फिर किस देश के साथ लगती है। तमाम प्रकार की बात इस एक्सटेंशन के अंतर्गत करने वाले हो। तो आप कहते हो कि भी जब हम एक्सटेंशन की बात करेंगे तो उस दौरान हमें 3 बातों को देखना होगा। सबसे पहला आप कहेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, पूरी विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद में अगला जो बिंदु होगा जिसे आप कहोगे राजस्थान जो हमारा स्टेट है इसकी आकृति कैसी है, ये किस शेप में फैला हुआ है, ये बात करोगे। उसके बाद में इस एक्सटेंशन के अंतर्गत तीसरा बिंदु जो है जिस पर आप बात करोगे, जैसे आप कहोगे बाउंड्री, सीमा। जब आप राजस्थान के संदर्भ में बाउंड्री की बात करते हो तब उस दौरान आपको 2 प्रकार की बाउंड्री पढ़ने को मिलेगी। एक को आप कहोगे इंटर स्टेट बाउंड्री जिसे अंतरराज्य सीमा कहा जाता है, और एक को आप कहोगे इंटरनेशनल बाउंड्री जिसे अंतरराष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। आगे बात करोगे इंटर स्टेट बाउंड्री क्या होती है, तो आप बताओगे वह बाउंड्री जो किसी पड़ोसी राज्य के साथ लगती है, जैसे हम कहेंगे इंटर स्टेट बाउंड्री। वह बाउंड्री जो किसी पड़ोसी देश के साथ लगती है, अर्थात 2 देशों के मध्य जो बाउंड्री लगती है उसे हम अंतरराष्ट्रीय सीमा या इंटरनेशनल बाउंड्री के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में 2 प्रकार की बाउंड्री की आप विस्तार से चर्चा करोगे। नंबर 1 बाउंड्री कहते हो। दूसरी जो बाउंड्री है जिसे आप कहते हो अंतरराज्य सीमा। इंटर स्टेट बाउंड्री।
इन सब बिंदुओं के बारे में जब आप विस्तार से बात कर लेते हो तब आपका एक टॉपिक कंप्लीट होगा, जिससे आप कहोगे राजस्थान का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। तो आप कहोगे सामान्य परिचय के संदर्भ में जब बात हम करेंगे बड़े विस्तार से करने वाले हैं। राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, राजस्थान की उत्पत्ति ओरिजिन कैसे हुआ, राजस्थान की स्थिति है लोकेशन जो है, इसके संदर्भ में दो बिंदुओं को देखेंगे, अक्षांश जैसे लैटिट्यूड कहेंगे, दूसरा बिंदु जो है जैसे आप लॉन्गिट्यूड कहोगे देशांतर। और उसके बाद में जब आप एक्सटेंशन की बात करोगे, विस्तार की बात करोगे, तब हम कहेंगे तीन बिंदु हम देख रहे हैं, क्षेत्रफल, आकृति और बाउंड्री। जब आप बाउंड्री की बात कर रहे हो तब आप कह रहे हो दो बिंदु देख रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री कहेंगे और अंतरराज्य सीमा जिसे इंटर स्टेट बाउंड्री कहते हैं। हम कह रहे हैं कि भी एक बिंदु पर विस्तार से बात करेंगे जिसका नाम है राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ। तो आप हेडिंग डालोगे राजस्थान का सामान्य परिचय, और इस राजस्थान के सामान्य परिचय के अंतर्गत आपको सबसे पहले इस प्रकार के फ्लो चार्ट को बना लेना है। उसके बाद में आपको नंबर 1 करके एक हेडिंग डालनी होगी, जिससे आप लिखोगे राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण आप कहोगे नॉमिनेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का नामकरण आप जब कहोगे, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तब सबसे पहले एक ही बात करते हैं कि उस व्यक्ति का नाम क्या है। ठीक उसी प्रकार हम जब राजस्थान की बात करेंगे तब हम ये भी बात करेंगे कि भाई राजस्थान जो है, इस राजस्थान को हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको किन कालखंडों में किन किन नामों से जाना गया। आप ये कहोगे ऋग्वेदिक काल में राजस्थान को क्या कहा गया, रामायण काल में राजस्थान को क्या कहा गया, उसके बाद में अलग अलग विद्वानों के द्वारा राजस्थान के संदर्भ में क्या जिक्र किया है, कौन सा नाम मिलता है। एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है इस व्यक्ति के अनुसार राजस्थान का नाम क्या दिया गया, तो आपको उसका तुरंत रिप्लाई करना होता है। और ये तब पॉसिबल होता है जब इसकी विस्तार से आपकी पता हो। जब आपको विस्तार से कोई जानकारी पता नहीं है तो फिर प्रश्न गलत होता है। और ये तब पॉसिबल होता है डीप नॉलेज होना चाहिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप कहोगे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में हम एक नाम से जानते थे जिसे हम कहेंगे ब्रह्मव्रत। तो ऋग्वैदिक काल में राजस्थान के बारे में कौन सा वर्ड मिलता है, ब्रह्मव्रत शब्द मिलता है। उसके बाद में जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो आप कहते हो कि भी राजस्थान जो है, इस राजस्थान को जब वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई, रामायण की रचयिता कौन है, वाल्मीकि। आप कहोगे जब वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई तो रामायण काल में राजस्थान के बारे में कौन सा शब्द मिलता है, तो हम कहेंगे इसके बारे में एक शब्द मिलता है जिसे आप कहोगे मरुकांतार। कौन सा शब्द मिलता है, मरुकांतार।
अगर हम इस मरुकांतार शब्द को देखने की कोशिश करें तो ये जो मरुकांतार शब्द है ये मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है मरु। अगर हम मरु के अर्थ को जानने की कोशिश करें तो हम कहेंगे मरु का मतलब मरुस्थल अर्थात डेजर्ट। और कांतार शब्द के अगर अर्थ निकालने की कोशिश करें तो आप कहोगे क्षेत्र, एरिया। तो अगर हम रामायण काल की बात करें तो आप कहोगे रामायण काल में राजस्थान के लिए एक शब्द मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, मरुकांतार। सीधा प्रश्न आता है, राजस्थान को रामायण काल में किस नाम से जाना गया? मरुकांतार अर्थात मरुस्थलीय एरिया। वह एरिया जहां पर दूर दूर तक डेजर्ट मौजूद है उस एरिया को हम क्या कहते हैं? राजस्थान। और उस राजस्थान स्टेट में कौन निवास करते हैं? हम लोग। तो इसका मतलब यह है, एक बार भगवान को आप याद करो कि ये ईश्वर आपने हमें किस जगह पर जन्म दिया है। फिर आपके पास एक रिप्लाई आएगा, तेरे कर्मों के हिसाब से जन्म दिया है। आप कहोगे नहीं, इतने भी खोटे कर्म करे हैं क्या? भगवान कहा है इससे भी बुरे। आप कहोगे नहीं साहब, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई बात नहीं, आप ये कह रहे हो पुराने कर्म जो किए उसके आधार पर भी क्या हमें फल मिलता है? ये भी बात ठीक है, ये एक अपनी जगह। लेकिन बात यह है कि भाई जब कर्मों की बात ही आती है तो हम कहते हैं कि भाई एक इंसान होता है हमेशा अच्छे कर्म करने की ही कोशिश करता है, कभी अपनी ओर से खराब कर्म करने की कोशिश करता ही नहीं है। जब उसका विवेक जागृत हो। आप कह रहे हो सर हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, तो देखा होगा, लेकिन उनका विवेक जागृत नहीं है। अर्थात महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है जिसमें यह कहा गया कि भाई अगर आप कोई व्यक्ति को लड़ाई करते हुए देख रहे हो, कोई व्यक्ति जो है पागलपन की बातें करता है, इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति का मन जो है या जो विवेक है वो जागृत नहीं हुआ है। आप पढ़े लिखे इंसानों का यह नैतिक दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति के विवेक को जागृत करने का प्रयास करें। अर्थात महात्मा गांधी ने यह कहा, व्यक्ति के हृदय परिवर्तन का प्रयास करें। जब व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो जाता है तभी किसी प्रकार का कोई बुरा कर्म करने की सोचता भी नहीं है। अर्थात हम कहते हैं मानव कोई बुरा कर्म करता नहीं है, और जब बुरा कर्म करता नहीं है तो उसका जो फल है बुरा कैसे मिल सकता है? हो ही नहीं सकता। तो हम कहेंगे सर हमने कभी कोई खोटे कर्म नहीं करे, और खोटे कर्म नहीं करे तो हमारा जो जन्म है डेजर्ट में क्यों हुआ? कोई बात नहीं, लेकिन इसको आप अच्छा भी बना सकते हो। अब हम बात करेंगे डेजर्ट जो है, इस डेजर्ट में अभी पिछले कुछ टाइम से अनार की खेती हो रही है। आपने सुने होंगे वेस्टर्न राजस्थान में भरपूर अनाज की खेती होती है, तो इसका मतलब बहुत अच्छा एरिया है। तो हम कहेंगे ए भगवान थैंक यू, इस जगह पर आपने हमें जन्म दिया है। तो आप क्या कहोगे? रामायण काल, जिसको वाल्मीकि के द्वारा रामायण को लिखा गया, इस रामायण काल में राजस्थान को क्या कहते थे? मरुकांतार अर्थात मरुस्थलीय एरिया। उसके बाद में जब आप और आगे देखने की कोशिश करते हो तो आप कहते हो मारवाड़ क्षेत्र, जो कि वर्तमान का हम कहते हैं जोधपुर संभाग वाला एरिया, जोधपुर डिवीजन। मारवाड़ क्षेत्र में एक बड़े विद्वान हुए जिस विद्वान का नाम है मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी, मोहनोत नैणसी द्वारा अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई, और इस प्रसिद्ध पुस्तक में राजाओं का बड़ा गुणगान किया गया है। तो हमारी ये जिज्ञासा रहेगी इस पुस्तक का क्या नाम है? तो आप कहोगे मोहनोत नैणसी की जो बुक है, इस पुस्तक का नाम है नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात। इस नैणसीरी ख्यात पुस्तक में
मुहणोत नैणसी के द्वारा तात्कालिक समय के विभिन्न मारवाड़ क्षेत्र के राजा महाराजाओं का जिक्र किया गया है, अर्थात उनका गुणगान किया गया। और इसके अंतर्गत इस पुस्तक में हमें एक शब्द मिलता है राजस्थान के बारे में, जिसे हम कहते हैं राजस्थान शब्द। एग्जाम में प्रश्न आता है, राजस्थान शब्द का उल्लेख पहली बार कहां मिलता है? मुहणोत नैणसी की पुस्तक नैणसीरी ख्यात में। लेकिन इस पुस्तक में अभी हम जो वर्तमान का राजस्थान पढ़ रहे, ये राजस्थान नहीं था। ये राजस्थान शब्द जरूर मिलता है, लेकिन ये जो वर्तमान का भूभाग हम पढ़ रहे हैं, इस राजस्थान के बारे में नहीं बताया गया। तो इस राजस्थान का क्या मतलब है? तो इस राजस्थान का अर्थ जो बताया गया है वो है राजा का निवास। अर्थात मुहणोत नैणसी की पुस्तक में पहली बार हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन इस राजस्थान क्या है? राजा का निवास स्थान। तो आपको यह ध्यान रखना है, मुहणोत नैणसी की पुस्तक जिसका नाम क्या है? नैणसी की ख्यात। इस नैणसी की ख्यात में हमें पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन इस राजस्थान का मतलब वर्तमान का भूभाग नहीं है। तो इस राजस्थान का मतलब क्या है? वह स्थान जिस पर राजा निवास करता है, कोई भी एरिया हो सकता है। तो आपको यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भाई राजस्थान के जब हम नामकरण की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई राजस्थान को ऋग्वैदिक काल में ब्रह्मरथ कहते थे, राजस्थान को रामायण काल में मरु कांतार के नाम से जानते थे, और राजस्थान के एक बड़े विद्वान हुए मारवाड़ एरिया में जिसका नाम है मुहणोत नैणसी। नैणसी के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है नैणसी की ख्यात। इस नैणसी की ख्यात में पहली बार हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, और इस राजस्थान का अर्थ क्या बताया गया है? वह स्थान जहां पर राजा निवास करता है, मतलब राजा का निवास स्थान। उसके बाद में आगे हम और देखने की कोशिश करते हैं कि भाई राजस्थान को किन किन कालों में किन किन नामों से जाना गया। आप कहते हो एक हमें शिलालेख मिलता है जिसे आप कहते हो बसंतगढ़ का शिलालेख। ये जो बसंतगढ़ का शिलालेख है ये हमें राजस्थान के सिरोही जिले से प्राप्त होता है। तो एक प्रश्न सीधा यहीं से बन जाता है, बसंतगढ़ का शिलालेख जो है ये राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो हम कहते हैं राजस्थान के सिरोही जिले से प्राप्त हुआ। ये जो बसंतगढ़ का शिलालेख है, इस बसंतगढ़ के शिलालेख में हमें पहली बार राजस्थान के बारे में लिखित प्रमाण प्राप्त होते, और एक शब्द मिलता है राजस्थान के बारे में, राजस्थानादित्य। कौन सा शब्द मिलता है? राजस्थानादित्य। तो हम कहेंगे एक हमें शिलालेख प्राप्त होता है बसंतगढ़ शिलालेख जो कि सिरोही जिले से प्राप्त होता है, और इस शिलालेख में पहली बार राजस्थान के बारे में लिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं, और जिसके लिए शब्द मिलता है जिसे हम कहते हैं राजस्थानादित्य। एग्जाम में प्रश्न आता है किस शिलालेख में हमें राजस्थान के बारे में राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख मिलता है? बसंतगढ़ का शिलालेख सिरोही जिले से। इस तरीके से प्रश्न आ सकता है, राजस्थान के बारे में पहली बार लिखित प्रमाण हमें किस शिलालेख से प्राप्त होता है? बसंतगढ़ का शिलालेख सिरोही जिले से। उसके बाद में आगे और बात करें तो आप कहोगे हमारा जो राजस्थान वाला इलाका है, ये राजस्थान का एरिया जो है मरुस्थलीय एरिया है, डेजर्ट एरिया।
मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण हम इस राजस्थान के लिए 3 शब्द और देखते हैं। हम कहते हैं राजस्थान को मरु क्षेत्र कहते हैं, अर्थात डेजर्ट एरिया, मरु क्षेत्र भी कहते हैं, मरु देश भी कहते हैं, और एक और शब्द मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, मरु प्रदेश। तो हम कहते हैं राजस्थान वाला हमारा जो एरिया है, ये एरिया मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण इसे मरु क्षेत्र, मरु देश और मरु प्रदेश भी कहा जाता है। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो राजस्थान में एक अंग्रेज विद्वान हुए जिसका नाम है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस जब राजस्थान एरिया के बारे में पूरी जानने की कोशिश करता है, जानता है, विस्तार से स्टडी करता है, तब राजस्थान के लिए 1800 ईस्वी में एक शब्द काम में लेता है जिसे हम कहते हैं राजपूताना। जिसे हम क्या कहते हैं, राजपूताना। तो हम कहेंगे एक विद्वान हुए जिसका नाम है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए पहली बार राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। जब हम इसको और विस्तार से देखने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं ये जानकारी जो है हमें कहां से प्राप्त होती है। एक विद्वान हुए जिसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा 1805 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के बारे में एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक को 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखा गया। और इस पुस्तक में हमें यह जानकारी मिलती है कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द काम में लिया गया। तो आपको इसको भी विस्तार से देखना है। तो आप कहोगे बसंतगढ़ शिलालेख जो कि हमें सिरोही जिले से प्राप्त होता है, इस शिलालेख में राजस्थान के बारे में हमें लिखित प्रमाण प्राप्त होता है और राजस्थान के लिए एक शब्द मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, राजस्थानादित्य। उसके बाद में हमारा राजस्थान वाला एरिया जो है, ये एरिया डेजर्ट एरिया होने के कारण इसके 3 शब्द और मिलते हैं जिनके नाम इस प्रकार से है, मरु क्षेत्र, मरु देश और मरु प्रदेश। उसके बाद में आप कहते हो एक विद्वान हुए जिसका नाम है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में हमारा जो राजस्थान वाला एरिया है इसके लिए एक शब्द काम में लिया जिसे हम कहते हैं राजपूताना। ये राजपूताना जो शब्द है, ये राजपूताना शब्द दिया गया, ये जानकारी हमें कहां मिलती है, तो हम कहेंगे एक विद्वान हुए और जिसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा 1805 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम किस प्रकार से है, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो हम कहेंगे 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक में हमें यह जानकारी मिलती है कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द काम में लिया था। आगे हम और बात करें
नामकरण के बारे में, तो आप कहोगे राजस्थान में एक और विद्वान हुए जिसका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। अगर हम इस कर्नल जेम्स टॉड की बात करें तो ये डोकरा बड़ा जिज्ञासु था। ये जानना चाहता था राजा महाराजाओं की जो हिस्ट्री है, किस प्रकार की हिस्ट्री। राजस्थान वाला जो एरिया है, इस एरिया में बड़े युद्ध लड़े गए, बड़े पराक्रमी राजा हुए, अर्थात राजस्थान की जो भूमि है वीरों की भूमि मानी जाती। इस वीरों की भूमि के बारे में जानने की कोशिश एक ऐसा विद्वान करता है जो कि हिस्ट्री का बड़ा जिज्ञासु विद्वान माना जाता है, जिसका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। जब ये राजस्थान की हिस्ट्री को विस्तार से पढ़ता है तब इसको बड़ा मजा आता है। तो हम कहते हैं कि भी जब हम कर्नल जेम्स टॉड की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि आज 200 वर्ष पहले की ये बातें, 200-250 वर्ष पहले की बात है, इतनी पुरानी जब बातें हैं, और आप कहते हो एक साइड से राजस्थान वाला जो एरिया है संपूर्ण एरिया डेजर्ट है, तो उस दौरान इस गोरे व्यक्ति ने इस डेजर्ट में कैसे यात्रा करी होगी। और आज से 200 साल पहले किसी प्रकार का परिवहन का कोई साधन हुआ नहीं करता था। आपके दिमाग में आता होगा वोल्वो गाड़ी में बैठ के गया होगा, नहीं साहब नहीं, बिल्कुल कोई किसी प्रकार की वोल्वो गाड़ी नहीं हुआ करती थी। तो फिर क्या साधन हुआ करता था? तो हम कहेंगे कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा, अर्थात इस गोरे के द्वारा संपूर्ण राजस्थान की हिस्ट्री को जानने के लिए अपनी यात्रा घोड़े पर बैठ करके करी थी। इस कारण कर्नल जेम्स टॉड के बारे में दो शब्द मिलते हैं, राजस्थान इतिहास का पिता। राजस्थान हिस्ट्री के फादर कहते हैं। क्यों? राजस्थान की हिस्ट्री को बड़े व्यवस्थित तरीके से एज ए ऑर्डर के रूप में व्यवस्थित करने की कोशिश करी, और अपनी ओर से यह कोशिश करी कि भाई जो हिस्ट्री जो है इसको, जैसी इसकी घटनाएं इस एरिया में घटित हुई है उनको उसी तरीके में व्यवस्थित किया जाए, जो इस एरिया की हिस्ट्री की विशेषता है उन सबको जीवित रखा जाए। अर्थात जैसी घटनाएं घटित हुई है तात्कालिक समय में, उस घटनाओं को हूब टू हूब प्रस्तुत किया जाए। इस कारण कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का फादर कहते हैं। और कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा अपनी संपूर्ण यात्रा इस डेजर्ट वाले एरिया में करी है, घोड़े पर बैठ करके करी थी। इस कारण इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं घोड़े वाला बाबा। तो जब हम राजस्थान की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें कर्नल जेम्स टॉड का बहुत बड़ा योगदान है, अर्थात हम कहते हैं राजस्थान हिस्ट्री के फादर है, घोड़े वाला बाबा है। बात यहां तक नहीं रुकती है, बात और आगे जाती। जब फादर ही है, फादर तो बड़ा विस्तार से जानकारी रखता होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में किस प्रकार से और क्या जानकारी दी है। आप कहोगे 1829 में, 1829 में टॉड के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई,
1829 में टोड द्वारा पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक का नाम इस प्रकार से है, आप कहोगे इस पुस्तक का नाम एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। पुस्तक का नाम क्या है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का 1832 में दूसरा संस्करण प्रकाशित होता है, जो कि कर्नल जेम्स टोड की पत्नी के द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसका नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। आप कहोगे 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, जिसका नाम एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का दूसरा संस्करण जो है 1832 में प्रकाशित होता है, इसका नाम होता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में टोड के द्वारा हमारा का एरिया है, इसके लिए एक शब्द काम में लिया, जिसे हम कहते हैं राजस्थान। एग्जाम में प्रश्न आता है, राजस्थान भूभाग के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किस विद्वान के द्वारा किया गया? तो उस दौरान हमारे दिमाग में दो प्रश्न निकल करके आते हैं उत्तर, जिसे हम कहते हैं सबसे पहला, मुहणोत नैन्सी की पुस्तक नैन्सी की ख्यात में पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन उस राजस्थान शब्द का अर्थ होता है राजा का निवास। लेकिन 1829 में राजस्थान इतिहास के पिता अर्थात घोड़ेवाला बाबा के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसी पुस्तक का दूसरा संस्करण जो है 1832 में प्रकाशित होता है, इसका नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में भी हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, तो बड़े ध्यान से करना है। लेकिन ये जो राजस्थान शब्द है, ये राजस्थान वर्तमान वाला ये जो भूभाग हमें देखते हैं, इसके लिए ये शब्द का हमें लिया है। तो वास्तविक रूप से पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किस विद्वान के द्वारा किया गया? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। उसके बाद में आगे हम और नामकरण की चर्चा विस्तार से करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं 18 मार्च 1948 से पूर्व अगर हम राजस्थान की बात करें, 18 मार्च 1948 से पूर्व अगर राजस्थान की स्थिति को अगर हम जानने की कोशिश करें, तो हम कहेंगे उस दौरान राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। अर्थात हम जो वर्तमान में राजस्थान देख रहे हैं, ये राजस्थान जो है
19 रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है, 18 मार्च 1948 से पहले राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। हम कहते हैं जब हमें आजादी प्राप्त होती है, उस आजादी के बाद भारत के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके द्वारा विस्तार से भारत को एक करने का प्रयास किया गया, जिस व्यक्ति का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे आप कहते हो भारत का लौह पुरुष। इस लौह पुरुष के द्वारा भारत के एकीकरण के अंतर्गत राजस्थान का भी एकीकरण किया गया। हम कहते हैं 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण शुरू होता है और इस एकीकरण के शुरू से लेकर 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान का एकीकरण जो है इसका 7वां चरण पूरा होता है, अर्थात अंतिम चरण होता है। हम कहेंगे राजस्थान जो हमारा स्टेट है, इसका जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं, एकीकरण की बात करते हैं, तो इस राजस्थान स्टेट का एकीकरण जो है ये 7 चरणों में कंप्लीट होता है। 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान की 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को 1 नवंबर 1956 के दिन एक करके राजस्थान राज्य बना दिया जाता। लेकिन अगर हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, राजस्थान के नामकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम कहेंगे 18 मार्च 1948 को जब राजस्थान के एकीकरण का प्रयास किया गया, उस दौरान पहली बार राजस्थान की 4 रियासतों को मिलाया गया और इन 4 रियासतों के नाम इस प्रकार से है। हम कहेंगे सबसे पहली भरतपुर मान लो, उसके बाद में दूसरी जो रियासत है जिसे आप कहोगे अलवर, उसके बाद में तीसरी जो है जिसे आप करौली कहते हो, और चौथी जो रियासत है जिसे हम कहते हैं धौलपुर। हम कहेंगे 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन 4 रियासतों को 18 मार्च 1948 को मिलाकर के राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का कार्य पूरा किया गया और इस चरण का नाम रखा गया मत्स्य संघ। इसी इंटीग्रेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत या क्रम में आगे एकीकरण का दूसरा चरण शुरू होता है और यह चरण 25 मार्च 1948 को शुरू होता है, अर्थात मत्स्य संघ के निर्माण के 7 दिन बाद राजस्थान एकीकरण का एक और चरण कंप्लीट होता है जिसका नाम है पूर्व राजस्थान संघ। एग्जामिनर जब नामकरण के संदर्भ में प्रश्न करता है तो एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है, राजस्थान एकीकरण के किस चरण में हमें पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है? तो उस दौरान आंसर होता है राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण, जिसे हम कहते हैं पूर्व राजस्थान संघ। इसमें हमें पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद में कहते हैं एकीकरण की प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। हम कहते हैं एक टाइम आता है 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण पूरा होता है, जिसे हम कहते हैं
संयुक्त राजस्थान। और इस चरण के अंतर्गत राजस्थान की अधिकांश रियासतों को मिला लिया गया, अर्थात हम कहेंगे 30 मार्च 1949 के समय आते आते राजस्थान की लगभग रियासतों को मिला लिया गया और राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतों को मुख्य रूप से एकीकरण में शामिल कर लिया गया। हम कहेंगे इस दौरान जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर रियासतों को मिलाया गया और इन रियासतों को मिलाया तब एकीकरण का चौथा चरण पूरा होता है। और इस चौथे चरण का जब निर्माण हो जाता है तो इस दिन पहली बार राजस्थान दिवस मनाया जाता है और उसके बाद से हम कहते हैं 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो हम कहते हैं नामकरण की इस श्रृंखला के अंतर्गत 30 मार्च 1949 के दिन पहली बार राजस्थान दिवस मनाया जाता है और 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में हम कहते हैं कि भी 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू होता है और जैसे ही हमारा संविधान लागू होता है तो संविधान लागू होने के बाद हमारा जो राजस्थान स्टेट जो है, इस स्टेट को संवैधानिक मान्यता मिल जाती है। एग्जाम प्रश्न आता है राजस्थान को संवैधानिक मान्यता कब मिलती है? 26 जनवरी 1950। उसके बाद में एक और बात की जाती है, हम कहते हैं 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण पूरा होता है, अर्थात 7वां चरण कंप्लीट होता है और इस 7वां चरण का जैसे ही कंप्लीट होता है तो राजस्थान का वर्तमान अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। एक नवंबर 1956 को हम कहेंगे राजस्थान का वर्तमान अस्तित्व हमें देखने को मिलता है, अर्थात हम कहेंगे जैसा राजस्थान हम वर्तमान में देखते हैं ऐसा 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आ गया था। तो हम कहेंगे नामकरण की इस श्रृंखला में हमने विस्तार से बात करने की कोशिश करी कि भाई राजस्थान को किन किन कालों में किन किन नामों से जाना गया। एक बार जल्दी से वापस देख लो कि भाई राजस्थान को कौन कौन से कालों में किन किन नामों से जाना गया। ऋग्वैदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मव्रत कहते थे। रामायण काल में राजस्थान को मरुकांतार के नाम से जाना जाता था। मुहणोत नैणसी की पुस्तक नैणसीरी ख्यात में राजस्थान के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है और इसका अर्थ क्या बताया जाता है? राजा का निवास स्थान। उसके बाद में हम कहते हैं कि भाई आगे जब और विस्तार से देखने की कोशिश करते हैं तो आप कहते हैं बसंतगढ़ शिलालेख जो कि सिरोही जिले से प्राप्त होता है, इसमें पहली बार लिखित प्रमाण प्राप्त होता है। राजस्थान के लिए कौन सा शब्द मिलता है? राजस्थानादित्य। उसके बाद में राजस्थान वाला इलाका जो है डेजर्ट एरिया होने के कारण इसके लिए 3 शब्द और मिलते हैं, मरु क्षेत्र, मरुदेश और प्रदेश। उसके बाद में जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए पहली बार राजपूताना शब्द काम में लिया गया। उसके बाद में एक विद्वान हुए जिसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। इन्होंने 1805 में एक पुस्तक लिखी मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में हमें यह जानकारी मिलती है कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में पहली बार राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द काम में लिया। राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने भी 1829 में एक पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका दूसरा संस्करण 1832 में प्रकाशित होता है जिसका नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में भी पहली बार राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द काम में लिया। और जब इसकी बात करते हो तो एक और जानकारी भी मिलती है, जब राजस्थान हिस्ट्री को कर्नल जेम्स टोड विस्तार से पढ़ता है, अर्थात राजस्थान हिस्ट्री की पुरानी बहियों को पढ़ता है, तो राजस्थान के लिए 2 और शब्द काम में लेता है जिसे हम कहते हैं रायथान, और एक शब्द और काम में लेता है
कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के लिए 3 शब्द काम में लेता है, राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा। उसके बाद में आगे 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं मत्स्य संघ। उसके 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण शुरू होता है, जिसका नाम है पूर्व राजस्थान संघ। तो हम कहते हैं राजस्थान के एकीकरण में के दूसरे चरण में हमें पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद में हम कहते हैं कि 30 मार्च 1949 तक आते आते राजस्थान की अधिकांश रियासतों को मिला लिया गया, अर्थात राजस्थान की जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, जैसे हम कहेंगे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन सबको जब मिला लिया जाता है तो पहली बार राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद में 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। आगे और देखें, 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू होता है तो राजस्थान जो है इसको संवैधानिक मान्यता मिल जाती है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण पूरा होता है, अर्थात 7वां चरण जब पूरा होता है तो राजस्थान का वर्तमान अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। हम कहते हैं राजस्थान जैसा हम वर्तमान में देखते हैं वैसा का वैसा 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आ गया था। आज हम लोगों ने राजस्थान के सामान्य परिचय में एक बिंदु पर चर्चा करी, जिसका नाम है राजस्थान का नामकरण। विस्तार से बात करी, डिटेल से बात करी। मैं अपेक्षा करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोगों की ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो आप कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ अपने साथियों को बताएं कि भाई एक ऐसा परिवार जो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दे रहा है और साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना ऐसे अवसर का फायदा उठाया जाए। तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।